मैं राहुल एक शराबी। हाय राहुल जी। हाय राहुल जी। आज हम शराब और शराब के होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। शराब पीने का रीजन क्या होता, क्या था, शराब क्यों पी और शराब की आदत कैसे पड़ी। देखिए, शराब शुरू हुई थी जब मेरी अपनी शराब शुरू हुई जब इनिशियल डेज में मतलब जब कॉलेज में था मैं, तो तब हमने शौक के लिए शराब पी थी। शौक यारी दोस्ती में कभी पी ली, बियर पी ली, कभी शराब पी ली। हम्म? शराब से आदत पड़ी जब रेगुलरली हम एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है, जब रेगुलरली सब लोग मिलकर भी शराब पीते हैं तो भी मजा आता था शराब पीने में। लेकिन वो कब मजा आदत में बदल गया वो पता ही नहीं चला। कब कहाँ हफ्ते से कहाँ दिन पर आ गए वो पता ही नहीं चला। ऑलमोस्ट 25 साल हो गए शराब पीते पीते। पर आप 25 साल में देखिए जिसमें मैंने कहूं कि सारे अप एंड डाउन देखे, लाइफ के सारे अप एंड डाउन देखे। मेरी शादी भी हुई, मेरे बच्चे भी हुए, मेरी फैमिली भी है जिसमें मेरा डिवोर्स का केस चल रहा है, मतलब बिकॉज ऑफ द फैक्ट के आई वॉज एन एडिक्ट। मैं अपनी फैमिली से अलग हूँ आज के लिए। हरी बीमारियों की बात करें हम तो हमें सिरोसिस पेशेंट। सिरोसिस भी दो तरीके का होता है। इसका नॉर्मल सिरोसिस होता है जो आपको नॉर्मल पानी से भी हो सकता है, खराब खाने से भी हो सकता है। एक होता है अल्कोहलिक सिरोसिस जो सिर्फ और सिर्फ शराब के जैसे होता है। I'm a patient of alcoholic cirrhosis, लेकिन मेरी उसके बाद भी शराब बंद नहीं हुई। फिर भी मतलब अल्कोहलिक सिरोसिस होने के बाद दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ लिवर की आखिरी स्टेज बोला जाता है सिरोसिस को, अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्म्स। कि सिरोसिस के बाद तो सिर्फ ऊपर वाले की टिकट की का इंतजार है। अगर आपको लिवर सिरोसिस है, अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, तो डॉक्टर कहता है कि आपको एक बूंद पियोगे तो आपकी टिकट कब आपको मिल जाएगी आपके हाथ में आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं उसके बाद भी शराब पीता रहा। रिहैब भी मैंने काटी। लोग कहते हैं नशा मुक्ति केंद्र में कभी शराब नहीं छूटती, ये नहीं होता। मैं भी ऐसे ही मानता था, नशा मुक्ति केंद्रों से कभी शराब नहीं छूटती। वहां तो खाली बंद कर देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन वाकई अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिले कहीं या अच्छे काउंसलर्स हों तो जमीन आसमान का फर्क आता है उसमें। क्योंकि वो पैटर्न्स बताते हैं कि किस किस तरीके से आप शराब छोड़ सकते हैं। अब एक हमारे यहाँ प्रोग्राम चलता है, एक का प्रोग्राम चलता है, अगर आप उससे फॉलो करते हैं तो आपके लिए शराब छोड़ना बहुत मुश्किल काम नहीं होता। जैसे हम लोग नॉर्मल बीमार भी पड़ जाते हैं तो घर वालों को बता देते हैं ना, मैं बीमार हूँ, मुझे मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। लेकिन जब मुझे शराब के जैसे कोई दिक्कत होती है तो मैं अपने किसी घर वालों को या अपने यार दोस्तों को भी नहीं बताता तो मुझे ये शराब की वजह से हो रहा है। क्या कि मुझे शराब की वजह से हो रहा है प्रॉब्लम। मैं शेयर नहीं करता किसी से, मैं किसी को बताता नहीं अपनी फीलिंग्स। नहीं, ठीक है, सब ठीक है। मैं अपने आप को कंसोल करता रहता हूँ। क्या करता रहता हूँ? अपने आप को कंसोल करता रहता हूँ। तो वो एक दिन इतना बड़े डैमेजेस किस रूप में मेरे सामने आती है जिसका कोई इलाज नहीं होता, जिसका कोई दैट इज अनक्यूरेबल। तो अब ये मेडिकेशन देखिए, अब ऑलमोस्ट 10 साल हो गए मुझे दवा खाते खाते भी। मेरा ट्रीटमेंट भी अच्छे खासे हॉस्पिटल से चलता है, एलबीएस से। 10 साल हो गए मुझे ट्रीटमेंट लेते लेते अपना। पर डॉक्टर कहता है कि दारू छोड़ दो, हम दवा भी खा लेते हैं फिर दारू भी पी लेते हैं। महीने भर के लिए छोड़ दी, 2 महीने के लिए छोड़ दी, साल भर के लिए छोड़ दी, फिर पी ली। तो वो कोई इलाज तो है नहीं। तो टेम्परेरी फेज में अपना कुछ टाइम के लिए रिकवर किया आपने, फिर उतने डैमेजेस कर दिए बॉडी में। तो सोल्यूशन क्या है? तो उसका एक सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप जो हमें एज के स्टेप्स बताए जाते हैं
आप उन्हें फॉलो करो, अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाओ, अपने अंदर एक विश्वास पैदा करो, ईश्वर में विश्वास रखो, वही आपकी मदद करता है। जब तक आप ये नहीं मानोगे कि मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है बिकॉज ऑफ एल्कोहल, कि मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आई एम एल्कोहलिक, तब तक आप रॉक बॉटम नहीं देखोगे। जब तक तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि वाकई मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब तक आप अपनों से बड़ों की बात नहीं मानोगे, या अपनों से उन मेंबर्स की बात नहीं मानोगे जो ऑलरेडी जिन्होंने आपका वाला फेस देख रखा है, फिर वो रिकवरी पे चल रहे हैं, तब तक आपको कहीं ना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं आएगी आपके पास। तो यू नीड टू हैव अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर योरसेल्फ। अपनी कमियों को जब तक आप नहीं देखोगे, तब तक आप अपने आप को कैसे सुधारोगे? मुझे अपनी कमी नहीं पता तो मैं सुधार किस में लाऊंगा? तो मुझे ढूंढना तो अपने आप को है ना। जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा ईश्वर से, जब तक मैं ध्यान नहीं लगाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा कुछ भी? क्योंकि मैं तो खाली एक नॉर्मल इंसान हूं ना, आई एम अ सिंपल ह्यूमन। एक सिंपल ह्यूमन क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। जो करेगा परमपिता परमात्मा करेगा। और एक मेरा समझ का ईश्वर जो मुझे रास्ता दिखाएगा कि इस रास्ते चलोगे तो आप भी एक बेहतर जिंदगी जी सकते हो। अब बेहतर जिंदगी जीने का तरीका तो किसी से सीखना ही पड़ेगा। अभी तक तुम नहीं सीख पाए ना, लेकिन बाय गॉड ग्रेस कुछ एक टाइम से सब कुछ ठीक चल रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग गुड। आई एम अवे फ्रॉम एल्कोहल, आई एम अवे फ्रॉम एवरीथिंग। आई मस्ट से कि आई एम अवे फ्रॉम एल्कोहल। मुझे ना शराब पीने का मन करता है, ना मैं शराब पीता हूँ। दैट इज ऑल गॉड ग्रेस। दैट इज बिकॉज ऑफ एल्कोहलिक एनोनिमस प्रोग्राम, जिसकी वजह से मैं आज की डेट में नशे से दूर हूँ। किसी को कोई और सवाल कुछ और जानना चाहे तो पूछ ले मेरे से। कोई क्वेरी हो किसी की? चलिए, मैंने कहा, आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। हाय एवरीवन, मेरा नाम ध्रुव, एक नशेबाज। हाय ध्रुव। आज मैं आपको गांजे के साइड इफेक्ट्स और गांजे का यूज करने के बाद क्या होता है वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं 6 साल से गांजा यूज करता आ रहा हूँ, और मुझे इसके बारे में ये चीज़ पता लगी कि गांजा, लोग कहते हैं कि एक गेटवे ड्रग है। इससे सारे गेट्स खुल जाते हैं दूसरे ड्रग्स के। पहले मैंने शुरुआत की थी एक सिगरेट से, फिर उसके बाद मैं स्कूल टाइम में गांजा पीने लगा। और गांजा पीने के बाद मैं सोचता था कि गांजा पीने से मेरे को पढ़ाई बहुत अच्छी होगी और मैं क्लास में टॉप करूंगा जैसे टॉपर्स होते हैं, लेकिन उसका उल्टा ही हुआ। मैं गांजा पी के जाता था स्कूल, मुझे कुछ समझ नहीं आता था टीचर क्या पढ़ा रही है, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं फेल होने लगा और मैं बहुत बुरी तरीके से फेल होता रहा। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि गांजा मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है मेरी पढ़ाई में। और मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूंगा, गांजा 3 तरीके का होता है। एक होता है इंडिका, एक होता है सतीवा, और एक होता है हाइब्रिड। तो इंडिका जो होता है वो आपको सुलाएगा एक तरीके से, और सतीवा होगा वो आपको कॉफी की तरह जगाएगा, और हाइब्रिड जो होता है वो सतीवा और इंडिका का मिक्स होता है। 50% हाइब्रिड होगा, 50% इंडिका होगा, 50% सतीवा होगा। तो इसमें इन दोनों का मिक्सचर होगा, और ये इंडिया में नहीं मिलते हैं। मतलब मैं जिस तरीके के बता रहा हूँ आपको गांजे का, ये बाहर यूएस में मिलता है, जो बाहर से एयरलिफ्ट होके ब्लैक मार्केट से आता है इंडिया में। तो ये बहुत ही महंगा होता है। जैसे कि आज के समय पे ये हाइब्रिड गांजा जो है मिल रहा है 3,500 रुपए पर ग्राम। और आप यहाँ पे जो आप गांजा पी रहे हो पूरा केमिकल होता है, जिसमें आपको शू पॉलिश मिला ले रहे हैं, ठीक है, आपको अलग अलग तरीके के रैट पॉइजन मिला दे रहे हैं, वो मतलब जिससे उसमें अलग एंटेन की गोलियां होती हैं, आपके क्या बोलते हैं अल्प्राजोलम की टैबलेट्स होती हैं, उनको मिक्स करके किसी भी गांजे को सुखा के आपको वो दे रहे हैं 100 रुपए की पुड़िया में, 200 रुपए की पुड़िया में, जो कि
ये एक तरीके से आपको डिस्ट्रॉय कर रही है। और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि गांजा अगर आप ज्यादा टाइम से यूज कर रहे हो तो आपके ब्रेन में अलग अलग तरीके की नसें होती हैं। ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है पूरी बॉडी का, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। अगर एक भी नस उसकी दब जाती है तो आपके ब्रेन में डैमेज होना चालू हो जाता है। आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, आपको इंसोम्निया हो सकता है, आपको मेमोरी लॉस हो सकता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है। ठीक है, आप मेंटल असाइलम में लैंड कर सकते हो, या फिर आपको समय से पहले मौत भी हो सकती है। क्योंकि गांजे से ऐसे हेलुसिनेशंस भी होने लग जाते हैं लोगों को, जो चीज आप बैठे हुए हो और आपको अचानक सामने शैतान दिखने लग जाएंगे, जो कि शैतान तो एग्जिस्ट करते हैं नहीं। ठीक है, वो सारी चीजें दिखने लग जाएंगी जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और आप अचानक हंसने लग जाओगे, अचानक रोने लग जाओगे। ये कोई नॉर्मल इंसान का बिहेवियर नहीं होता। ये बहुत ही, जो बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं गांजे को, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं ये। ठीक है जी। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज की जो जनरेशन है, जैसे कि हमारे जेन जी आ चुकी है, तो जेन जी जो है उसको हर चीज समय से पहले अवेलेबल हो चुकी है। अपने स्कूल टाइम पे, हम लोग के टाइम पे तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी जब ये कोरोना आया था। अब इनको इतना ये मिल चुका है कि ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो ये घर बैठे बैठे कुछ भी अपने नशे करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे नहीं। अगर पढ़ाई कर भी रहे हैं तो इनके पास दो तरीके के इनको मिलते हैं लोग, या तो अच्छे पढ़ने वाले लोग या तो फिर बुरे लोग। ठीक है, जो नशे कर रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पीयर प्रेशर होता है आज के समय पे हर जगह पे। कूल बनने की कोशिश करते हैं आज के समय पे सब लोग। मैंने भी जब शुरुआत की थी तो कूल बनने की कोशिश करी थी, और कूल कूल के चक्कर में काफी बुरा फेल हुआ। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आज की जनरेशन को कि भाई यार, अगर आप इस सब में पढ़ रहे हो तो कूल बनने की कोशिश मत करो। आपके माँ बाप बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, वो आपके फीस डालते हैं पैसे पढ़ने के लिए, आप उधर पढ़ाई करो। दूसरा, गांजे के बारे में बता रहा था। मैंने जब 6 साल इसको यूज किया तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि मुझको भी इंसोम्निया हो चुका था, रात भर नींद नहीं आती थी। ठीक है जी, मेरे को हर वक्त थोड़ी, तो मतलब मैं दिन में कम से कम नहीं तो 10 to 15 जॉइंट्स पीने लग गया था, जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। शुरुआत एक जॉइंट से हुई थी, 2 जॉइंट से हुई थी। पर डे आई वाज स्मोकिंग मोर देन 15 जॉइंट्स, विच इज अलॉट। मैंने अलग अलग तरीके, जैसे कि अभी गांजा हो गया, चरस भी आती है इस चीज पे, चरस भी थी। मैंने मलाना क्रीम पी, सुपर क्रीम पी, आपके बबल हैश हो गया, आपका क्या बोलते हैं मोरक्कन हैश हो गया, पोलैंड हैश हो गया। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैशेस पी हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गांजा पिया है। उन दोनों के यूज के बाद मैंने यही चीज सीखी कि भाई, इससे मेरी लाइफ कुछ बेटर नहीं हो रही है। मैं रिहैब जी लैंड कर रहा हूँ, और रिहैब से निकलने के बाद वापस से वही चीज करके मैं वापस से रिहैब में आ रहा हूं। तो ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और हाँ, अब की बार जब मैं रिहैब आने वाला था तो मेरी हालत बहुत खराब थी। मुझे काफी साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ था, और मैं काफी एक तरीके से डिप्रेशन में आ चुका था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ओवर टाइम ऑफ यूज कर चुका था ये मैरिजुआना का और ये गांजे का। आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे को 5 मंथ्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अब मैं 5.5 महीने होने को आए हैं। तो काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। ये टाइम, जो जितना ज्यादा आप इससे दूर रहोगे, धीरे धीरे आपकी वही नर्व्स आपकी